नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए? ये प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन मेरा ये प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि क्या देशद्रोह की साजिश रचने वाले, क्या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले, इस तरह का आरोप जिन पर लगा हो, उनको जमानत मिलनी चाहिए? और उससे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नियम बना दिया है, वो अघोषित रूप से सुप्रीम कोर्ट अक्सर जो है वो संविधान में संशोधन करता रहता है अपनी टिप्पणियों के जरिए, अपने फैसलों के जरिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम बना दिया है कि बेल जो है वो नियम है और जेल अपवाद है। चलिए मान लेते हैं, सबने मान ही लिया, सरकार ने भी मान लिया है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या एक जेब कतरे का केस अगर बेल के लिए आए, जमानत के लिए आए, और एक देशद्रोही का आए, तो दोनों पर समान रूप से विचार करना चाहिए। कानून की किताब तो यही कहती है, लेकिन उसकी गंभीरता का भी कोई महत्व है कि नहीं? अपराध की गंभीरता का, जेब कतरे को कितनी सजा हो सकती है मैक्सिमम, और देशद्रोही को या आतंकवादी को कितनी हो सकती है, इस पर विचार होगा कि नहीं? जेब कतरे के रिहा होने से, जमानत पर छूटने से समाज को किस तरह का खतरा है, और आतंकवादी या देशद्रोही के छूटने से समाज और देश को क्या खतरा है, देश की सुरक्षा को क्या खतरा है? क्या इन बातों पर गौर नहीं होना चाहिए? क्या इन बातों पर विचार नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और फैसला आएगा तो पता चलेगा। लेकिन 2020 का हिंदू विरोधी दंगा जो लग रहा था कि जो मुसलमानों के एक वर्ग ने किया है, अब जो परतें खुल रही हैं उसकी, जो चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लगभग 3000 पेज की चार्जशीट फाइल की है दिल्ली पुलिस ने। उसके अलावा 177 पेज का हलफनामा दायर किया है। और ये हलफनामा, इसके लिए समय मांग रही थी सरकार, सॉलिसिटर जनरल ने समय मांगा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया। 2 दिन का समय सिर्फ दिया, 2 हफ्ते का समय मांगा जा रहा था। 2 दिन में जो हलफनामा 177 पेज का दायर हुआ है, उसमें साफ साफ जो बात कही गई है कि ये दंगे पूर्व नियोजित थे, रणनीतिक रूप से पहले से इनकी रणनीति बनाई गई थी, और ये दंगे जो है वो देश को अस्थिर करने, देश में सत्ता पलटने के लिए थे, इसका उद्देश्य था। सोनाली चितलकर हैं, उन्होंने इस 2020 के दंगों पर किताब लिखी है, और उन्होंने कहा दंगे के 3 दिन बाद वो लोगों के बीच में गई, सभी लोगों से, सभी वर्गों से मिली, सभी पक्षों से मिली, और उन्होंने जो कहा कि ये 2019 दिसंबर से हिंसा की तैयारी शुरू हो गई थी। 2019 से शुरू हो गई थी। अब 2019 का क्या महत्व है? 2019 में सारी ताकत लगाकर कांग्रेस और विपक्ष मोदी को हरा नहीं पाया था। चौकीदार चोर है, राफेल में घोटाला हुआ है, ये सब चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़्यादा सीटों से जीत कर आए, 303 सीटों से जीत कर आए। तो लगा कि अब हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। ये जो कुछ श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, उससे पहले भारत में तख्ता पलट की कोशिश हुई है, और उसके लिए हिंसा को हथियार बनाने का फैसला किया गया। और इसको जोड़ा गया किस घटना से? अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल में, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब वो दिल्ली आ रहे थे फरवरी 2020 में, और इसको टाइम किया गया इन दंगों को कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में हो उस समय दंगा हो, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर बनेगी, भारत की छवि खराब बनेगी। तो उसके लिए जो रणनीति बनी कि पहले अर्बन इलाकों में अराजकता फैलाओ, हिंसा फैलाओ। इसमें उमर खालिद ने बांग्लादेशी घुसपैठी महिलाओं का इस्तेमाल किया, और शर्जील इमाम ने मस्जिदों के इमामों का, मौलवियों का इस्तेमाल किया कि लोगों को बताओ। और ये बहाना बनाया गया सीए, और ये डर दिखाया गया कि इसके बाद एनआरसी आएगी। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि एनआरसी आने से क्या दिक्कत है। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, दुनिया भर के तमाम देशों में है। अगर ये रजिस्टर बने कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है, इसमें गड़बड़ी क्या, समस्या क्या है? न तो किसी वर्ग के खिलाफ है ये, और न किसी वर्ग के साथ पक्षपात करने वाला है कि उसको तरजीह मिल जाएगी, दूसरे को नुकसान हो जाएगा। इससे डर केवल घुसपैठियों को हो सकता है।
इससे डर केवल देशद्रोहियों को हो सकता है और वो हो रहा है। शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में कौन बोला? कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम। इन दोनों के खिलाफ कांग्रेस का कोई नेता अभी तक नहीं बोला है। और जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो एफिडेविट फाइल हुआ दिल्ली पुलिस की ओर से, उसमें साफ साफ बताया गया है कि किस तरह से सांप्रदायिक दंगे भड़काकर सड़क पर हिंसा, पहले सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाएं, उसके बाद इस असंतोष को हथियारबंद बनाया जाए, जिससे अराजकता फैले। जगह जगह पूरे देश में दंगे फैलाने की योजना थी। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हुआ भी, ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया, अलग बात है। दिल्ली का दंगा ज़रूर कामयाब हुआ, इस मायने में कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और हिंदुओं की हत्या हुई। आईबी के एक अधिकारी की हत्या हुई, एक सिपाही की हत्या हुई। पुलिस वालों के संयम के कारण बहुत से लोग इस बात से असहमत हैं कि सरकार को और ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए थी। पुलिस के संयम के कारण आज जो है वो अराजकता फैलाने वालों को ये मौका नहीं मिला देश में तख्ता पलट का आधार तैयार करने का। वो चाहते थे कि पुलिस गोली चलाए, अंधाधुंध गोली चलाए, और पूरी दुनिया में वो बता सकें कि कैसे जो है भारत में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर। और नारे किस तरह के लगे? हमको चाहिए आज़ादी, जिन्ना वाली आज़ादी। अब इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हैं? देश को तोड़ने की कोशिश। अब भी अगर आपको कोई शंका रह गई हो तो शर्जील इमाम का भाषण सुन लीजिए। चिकन नेक काट देंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से कट जाएगा। तो भारत को बांटने की कोशिश थी। और आप देखिए कि अभी हाल ही में पाकिस्तान का जनरल बांग्लादेश गया तो वहाँ जो यूनुस है, जो इस समय सरकार चला रहा है, उसने एक किताब भेंट की। उस पर जो नक्शा बना हुआ था उसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। तो बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस और यहाँ शर्जील इमाम एक ही भाषा बोल रहे हैं कि इस देश को बांटना जरूरी है। उनको लगता है कि इस देश को बांटे बिना इस देश को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है। तो दिल्ली का दंगा अब किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। ये इसका मकसद, सबसे बड़ा मकसद तख्ता पलट था, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को सत्ता से हटाना। क्योंकि चुनाव हटा नहीं पा रहे थे। 2014, 2019 दोनों चुनाव जीत चुके थे, पूर्ण बहुमत से जीत चुके थे मोदी। तो एक ही रास्ता बचा था, इस तरह की कोशिश की जाए कि इतनी अराजकता फैले, इतनी हिंसा फैले कि लगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई, संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है और इस सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। ये थी सारी कोशिश दिल्ली के दंगों के जरिए। ये केवल सामान्य कानून व्यवस्था खराब स्थिति पैदा करना नहीं था, भारत की छवि बिगाड़ना और भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश थी। ऐसे लोगों के साथ जो लोग हैं, जरा उनके बारे में सोचिए। इन्होंने तो अपनी मंशा, अपना इरादा जाहिर कर दिया। 5 साल हो गए इनको जमानत नहीं मिली है किसी अदालत से। और दिल्ली पुलिस ने जो एफिडेविट दिया है उसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम और एक और 3 लोगों को कहा है ये जानबूझकर मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई न कोई एप्लीकेशन, जैसे सुनवाई आती है तारीख ले लेते हैं या इनका वकील, या फिर जो है कोई न कोई नई अर्जी देते हैं कि ये इस पर सुनवाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के अभी अभी जो रिटायर हुए हैं कुछ समय पहले, DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़, उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि इनके जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनसे पूछिए इनको जमानत क्यों नहीं मिली। वो लगातार इस मामले को टालते रहे। जमानत की सुनवाई की तारीख आती थी तो उपस्थित नहीं होते थे। तो इन लोगों की ओर से कोशिश ये हो रही है कि इस मामले को जितना लटकाया जा सके। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर जेल में रहे तो जमानत का आधार बन जाएगा कि भाई इतना साल हो गए, ट्रायल पूरा नहीं हुआ, सज़ा नहीं हुई। फिर एक अफवाह फैलाई गई कि 1000 से ज़्यादा लोगों की गवाही होनी है, जबकि सच्चाई ये है, दिल्ली पुलिस कह रही है 100 कुछ लोग हैं जिनकी गवाही होनी है। तो कहा 1000 से ज़्यादा लोगों की गवाही होनी है, बहुत लंबा समय लगेगा, बिना किसी सज़ा के फैसले के इतने लंबे समय तक हमको जेल में क्यों रखा जाए। सवाल ये है कि जेल में क्यों न रखा जाए।
जो लोग इस देश की सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहे हैं, जो लोग इस देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, दंगा किया उन्होंने, जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, जो इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो इस देश में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, उनको आखिर जमानत क्यों मिलनी चाहिए? मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा है। सामान्य जो नियम है, सामान्य जो परंपराएं हैं, वो इन मामलों में नहीं चलनी चाहिए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। इस एफिडेविट के बाद शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत किसी हालत में नहीं मिलनी चाहिए। अगर जमानत मिलती है तो इनके जैसे तत्वों का हौसला अफजाई होगी, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाला काम होगा। कुछ भी करो, 2-4-5 साल जेल में रहोगे, उसके बाद जमानत पर छूट कर आ जाओगे। और वो हर समय इसको सर्टिफिकेट की तरह से दिखाएंगे कि देखिए हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है। हालांकि जमानत का मतलब ये नहीं होता कि आपके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं होगा। आरोप सिद्ध होगा या नहीं, ये तो जब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी और उसका फैसला आएगा अदालत का, तब तय होगा। जमानत आपके निर्दोष होने का कोई प्रमाण नहीं होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों को जिस तरह से हमारी न्यायपालिका से सहानुभूति मिलती रही है, हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, एक आतंकवादी को जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ही जिसको उसकी फांसी की सजा को बहाल किया है, उसकी फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। मानवाधिकार याद आ जाता है। इस देश के हजारों लाखों लोगों के मानवाधिकार की याद नहीं आती, लेकिन आतंकवादी का जहां तक जब भी मामला आता है, अचानक हमारी अदालतों को मानवाधिकार याद आ जाता है। तो इस धारणा ये बन रही है आम लोगों के मन में, इस देश में मानवाधिकार केवल आतंकवादियों और दंगाइयों को है, और उसमें भी अगर आप एक खास समुदाय के हों, यानी मुस्लिम समाज से हो, तो आपके खिलाफ अदालत हर तरह की सहानुभूति दिखाने को तैयार है। इन दंगों में आपने ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का कॉरपोरेटर था, उसकी भूमिका सुनी चुके हैं। उसके घर की छत पर जो है ईंट पत्थर जुटाए गए थे, पेट्रोल बम जुटाया गया था, उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसकी आलोचना नहीं की है। आम आदमी पार्टी से उसका रिश्ता खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, जिन्होंने उसको निर्दोष बताने की कोशिश की थी। चाहे आप बाटला हाउस को याद कर लीजिए। बाटला हाउस में आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन कांग्रेस किसके खिलाफ थी? कांग्रेस खिलाफ थी उन बहादुर पुलिस वालों के खिलाफ। उन पर सवाल उठा रही थी, एनकाउंटर को फर्जी बता रही थी, और मुकदमा चला और फैसला आया तो वो सारे के सारे आरोपी आतंकवादी साबित हुए। आज तक दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी। इन्हीं लोगों के एनकाउंटर की तस्वीर के बारे में सलमान खुर्शीद ने कहा था आजमगढ़ में कि उनकी तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी। तो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीर देखकर सोनिया गांधी रो पड़ती हैं। लेकिन आतंकवादियों का जो शिकार होते हैं, सबसे ताज़ा घटना तो पहलगाम की घटना है। कहीं से कोई खबर आई कि कांग्रेस के कोई नेता रो पड़ा वो तस्वीरें देखकर? वहां भी सवाल पूछे जा रहे थे। तो सवाल आतंकवादियों से नहीं पूछते हैं, आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं उनसे पूछा जाता है। पुलिस को सबसे पहले कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती है, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती है, और इन लोगों की बात माने तो आतंकवादियों और दंगाइयों के खिलाफ अगर वो मुसलमान है तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे कम से कम आतंकवाद के मामले में तो लगभग 100% मुसलमान ही सामने आते हैं। और ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। दुनिया भर में ये सिलसिला है। तो इससे आप समझिए कि ये दिल्ली दंगे का मामला जो है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने वाला है ऐसे दंगाइयों, आतंकवादियों और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का। और ये तय होगा सुप्रीम कोर्ट के रवैये से, और उसके बाद तय होगा जो भी अदालत का फैसला आता है, निचली अदालत का, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तो तारीख पर तारीख का जो है सिलसिला है, कब तक मुकदमे का फैसला होगा किसी को मालूम नहीं। इसलिए इनको बेल चाहिए, इसलिए ये
ट्रायल में देरी करवा रहे हैं, लगातार ट्रायल को लटकाना चाहते हैं। तो इनके पास बड़े बड़े वकील हैं इस देश के, जिनको गरीब आदमी जिनके पास पहुंचना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए ये तुरंत खड़े हो जाते हैं ये बड़े वकील। सवाल यह है कि वो फीस लेते हैं कि नहीं। फीस लेते हैं तो उसका पैसा कहां से आता है, कौन देता है? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं। कब तक इसको छिपाया जाएगा, कब तक इनको छिपने दिया जाएगा? इन आतंकवादी जो घोषित रूप से सामने हैं, सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा उनके जो पैरोकार हैं उनको भी एक्सपोज करना जरूरी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना जरूरी है। इस पूरे तंत्र को जब तक जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।